अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम से। बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टुवर्ड्स द एरिया अंडर द कर्व, या फिर कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर लिमिट्स के क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज की क्लास में इस तमाम कॉन्सेप्ट को हम देख रहे होंगे। बेटा देखो, कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट से कॉन्सेप्ट आ रहे हो, हमारे पास तीन तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिमिट से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास तीन तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर, अगर कभी भी आपको आपकी ऐसी लिमिट गिवन है, ऊपर और नीचे की लिमिट क्या गिवन है, कभी भी दुनिया के अंदर अगर सेम गिवन हो और आपकी ये लिमिट किसी इंटीग्रेशन किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर दुनिया में कभी भी आपके पास लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम गिवन है और ये किसी भी फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब आप फंक्शन का इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद आप जब लिमिट्स को अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के ऊपर चूंकि दोनों वैल्यूज सिमिलर होंगी, तो और लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, हमेशा जीरो के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी होती है हमेशा इंटीग्रेशन इन लिमिट्स के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई फंक्शन का ऑड होना या इवन होना। भाई इवन फंक्शन क्या होता है, अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं इसको यहाँ पे कोने पे समझा देता हूँ कि दुनिया के अंदर हम इवन फंक्शन किसे क्लासिफाई करते हैं। भाई इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू डालूं, अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू डालूं, नेगेटिव की वैल्यू डालने पे वापस से मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन दुनिया में क्या होता है, ऑड फंक्शन दुनिया में एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डालूं, नेगेटिव की वैल्यू डालने पे मुझे नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, तो उस सूरत के अंदर जो फंक्शन फॉर्म होता है उसको ऑड फंक्शन कहा जाता है। तो भाई प्रॉपर्टी को समझिएगा, दुनिया के अंदर कभी भी अगर हमारे पास दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास एक ऐसे इंटीग्रल पार्ट गिवन है कि जहां पे आपके पास कोई भी लिमिट आ रही है और नीचे उसी लिमिट की अपोजिट वैल्यू आ रही है, यानी कि अगेन देखो लिमिट्स तो सिमिलर है मगर साइंस कैसे अपोजिट है, और ये अप्लाई हो रही है एक फंक्शन के ऊपर। मगर इस बात को जहन में रखिएगा कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन ऑड होना चाहिए। अगर तो दुनिया में फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर भी हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के। मगर इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है कि भाई यहां पे पहली वाली प्रॉपर्टी के अंदर सिंपल कोई भी फंक्शन हो सकता है, इवन हो ऑड हो, किसी कोई भी फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हो सकता है इवन या ऑड के अलावा, कोई भी फंक्शन हो, नीदर इवन नॉर ऑड है यानी कि। तो भाई अगर आपके पास लिमिट्स ऐसी गिवन है जहां पे आपकी लिमिट की वैल्यूज एक्जैक्टली सिमिलर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू एक्जैक्टली सिमिलर है, सेम साइंस है, तो हमेशा कभी भी आप किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के ऊपर आपके पास जो आंसर मिलेगा जाहिर सी बात है जीरो के बराबर मिलेगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आपको एक ऐसा फंक्शन गिवन है कि भाई जो फंक्शन ऑड हो मगर आपकी लिमिट्स कैसी हो, लिमिट्स आपकी एक इस तरह की गिवन है कि ऊपर वाली जो लिमिट है नीचे वाली सेम लिमिट है मगर दोनों के साइंस अपोजिट है, तो उस सूरत के अंदर भी आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। मगर इवन फंक्शन के ऊपर ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारी लिमिट आ रही है ए और नेगेटिव ए, और तुम्हारा फंक्शन आ रहा है एफ एक्स का इंटू डी एक्स, और मगर ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है। तो भाई इस केस के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, इस केस के अंदर फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ, और जो भी आपके पास लिमिट आ रही है उसको एक बार लिखोगे, नीचे वाली लिमिट बन जाती है जीरो, और ये सिंपल तरीके से मेरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो ये तीन बेसिक तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको लाजमी तौर के ऊपर मालूम होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देखो, अगर तो आपके पास कोई भी फंक्शन आ रहा हो, कोई भी आपका किसी भी तरह का फंक्शन आ रहा हो, अगर उस फंक्शन के अंदर लिमिट्स आपकी कैसी हैं, एक्जैक्टली सिमिलर है, तो भाई दोनों लिमिट्स अगर सिमिलर आ रही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर। वाइल अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन आ रहा है मगर इस तरीके से कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज सिमिलर है मगर साइंस अपोजिट है, तो उस सूरत के अंदर आंसर क्या होता है, जीरो। और अगर फंक्शन इवन है, इवन या ऑड फंक्शन ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया, इवन फंक्शन अगर गिवन है मगर लिमिट्स कैसी हैं, अगेन एक दूसरे का अपोजिट साइंस आ रहे हैं मगर वैल्यूज सिमिलर है, हमारी मैग्नीट्यूड सिमिलर है मगर साइन कैसे अपोजिट है, उस सूरत में फॉर्मूला क्या बन जाता है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ दी जो भी आपकी अपर लिमिट आ रही है उसको लिखोगे, लोअर लिमिट में जीरो आएगा और ये फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके क्वेश्चंस बड़े मजे के होते हैं, कैसे समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। क्या आप देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप पहले क्वेश्चन को गौर से देखो ना बेटा, पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को अगर मैं एक बार तरीके से लिखूं, ये क्वेश्चन कभी भी 4 नंबर के लिए नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एमसीक्यूज के अंदर आ जाएगा कि भाई आपके पास देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बेटा ऊपर भी आपके पास जो लिमिट आ रही है और नीचे भी जो लिमिट आ रही है एक्जैक्टली सिमिलर है, और आगे आपके पास क्या हो रहा है, आगे आपके पास है एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स प्लस का 3 होल पावर के अंदर आ रहा है 5/2, और आगे क्या है मेरे पास, आगे आ रहा है सिंपल तरीके से 2x³ प्लस का 1 बाई डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। देखो फंक्शन कुछ भी आ रहा हो, फंक्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो आपकी लिमिट चूंकि टोटली सिमिलर है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम साइन है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, आपका डायरेक्टली एफ एक्स का आंसर हो जाएगा जीरो के बराबर। या आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया, जीरो के बराबर। इसको डायरेक्टली लिख दो कि भाई डायरेक्टली आंसर क्या हो गया,
जीरो के बराबर। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का हवाला दे सकते हो कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी इफ अगर मेरे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट सिमिलर आ जाए और ये किसी भी फंक्शन पे अप्लाई हो रही हो, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन में आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो अगर आप इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करवाओगे ना, अप्लाई करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा, जब उस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, चूंकि दोनों लिमिट्स की वैल्यू सिमिलर है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा, हमेशा जीरो बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो सकता है। अब देखो अगर मैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाता हूं, अब पार्ट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है, हालांकि बहुत सिंपल है। अब की बारी में देखो आपको जो लिमिट्स गिवन है एक्जैक्टली सिमिलर गिवन है। इन क्वेश्चंस की पहचान ही होती है कि आप क्वेश्चन देखकर अंदाजा कर सकते हो क्वेश्चन किस पैटर्न पे सॉल्व होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे लिमिट्स एक्जैक्टली सिमिलर गिवन थी, इसका मतलब क्या था, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। मगर अगला क्वेश्चन जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर साइंस डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि मुझे चेक करना पड़ेगा आया जो फंक्शन गिवन है वो ऑड है या इवन है, क्योंकि ऑड के ऊपर पैटर्न डिफरेंट होगा, इवन होगा तो पैटर्न डिफरेंट होगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा फंक्शन कैसा है, हमें पहले फंक्शन को देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे, मैं अगर सिंपल फंक्शन को लिखूं ना, फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 10x की पावर 9 माइनस का 8x की पावर 7 प्लस का 6x की पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का 2x। तो भाई कभी भी ऑड या इवन टेस्ट कैसे किया जाता है, आप अपने फंक्शन के अंदर जहां जहां इनपुट आ रहे हैं वहां नेगेटिव का x डाल के चेक करोगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, 10 का 10, x की पावर 9 के अंदर नेगेटिव का x डाल दो, बाहर पावर 9 इट इज माइनस का 8 एज इट इज, अगेन x के अंदर मैं क्या डाल दूंगा बेटा, x के अंदर मैं नेगेटिव का x डाल दूंगा, बाहर पावर में क्या आ जाएगा 7। आगे क्या है, प्लस का साइन 6 का 6 x की पावर 5, तो x के अंदर क्या डाल देंगे, अगेन इनपुट के अंदर आप डाल दोगे नेगेटिव का x, तो नेगेटिव का x होल पावर में 5 का 5। आगे क्या है, माइनस का 4x क्यूब, x के अंदर अगेन नेगेटिव का x डाल दूंगा, पावर में क्यूब का क्यूब। फिर आगे क्या है, प्लस का 2 और x के अंदर नेगेटिव का x डाल दूंगा। देखो सबके अंदर, अब जरा और से बात समझो, यहाँ पे बड़े मजे की चीज है, आपको सिंपलीफाई फर्दर इतनी जरूरी नहीं है करने की, आपको डायरेक्टली पता चल रहा है क्योंकि ये भी एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट है कि देखो यहाँ पे आपके पास हर टर्म के ऊपर पावर कैसी आ रही है, ऑड पावर। ऑड पावर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा, नेगेटिव साइन एडिड रहेगा। हर टर्म के ऊपर पावर कैसी आ रही है, नेगेटिव की आ रही है, यानी कि ऑड पावर आपकी नेगेटिव साइन को फिनिश नहीं करेगा, वो एडिड की एडिड रहेगी। देखो चूंकि तमाम की तमाम यहाँ पे जो वैल्यूज पावर्स मेरे पास आ रही है ऑड टर्म्स की पावर्स हैं, ऑड पावर क्या करती है, नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देती है और सिंपल अपने टर्म पे अप्लाई हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यार मैं अगर कंप्लीट यहाँ से हर एक से अगर मैं नेगेटिव साइन को कॉमन लूं, अगर मैं हर एक से नेगेटिव साइन को कॉमन लूं, तो मैं कंप्लीट टर्म से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूं तो क्या बन जाएगा, ये ऑल दो मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, देखो हर टर्म के ऊपर क्या ऑड पावर है। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 10 इंटू एक्स की पावर 9 माइनस का 8 इंटू एक्स की पावर 7, आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस का 4 इंटू एक्स की पावर क्यूब, आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। क्योंकि देखो हर टर्म के ऊपर चूंकि ऑड पावर है, तो ऑड पावर नेगेटिव साइन को खत्म नहीं करेगी, नेगेटिव एडिटिव रहेगा। और जब कंप्लीट टर्म से नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो नेगेटिव बाहर आ गया। अब अगर आप और से देखो तो आपके पास जो ओरिजिनली क्या बन गया, जब फंक्शन में आपने नेगेटिव की वैल्यू डाली तो ये नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ गया, क्योंकि देखो आपके पास अगेन जो वैल्यू आ रही है बेसिकली क्या है, हमारा एफएक्स है, जो कि हमारा एफएक्स है बेसिकली। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मेरे पास एक कैसा फंक्शन बन रहा है, ऑड फंक्शन, क्योंकि देखो जब मैंने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डाली तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, तो ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी को आप यहां पे लिख सकते हो कि भाई ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी मुझसे क्या कहती है, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर, एज वी नो दैट, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर ऊपर और नीचे पावर एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि भैया क्या हो, आपका मैग्नीट्यूड सेम है मगर पावर्स कैसी है, अपोजिट है, तो उस सूरत के अंदर इंटीग्रेशन किसी फंक्शन पे अगर अप्लाई हो रही होती है और फंक्शन ऑड होता है, तो उसका आंसर भी क्या होता है, जीरो के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ये वाले क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं, अगर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन भाई एप्टीट्यूड के अंदर भी बेतहाशा आते हैं, मगर अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आते, वहां पे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। भाई ये जो मैंने आपको 3 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना, ऑड के लिए, इवन के लिए, सिंपल फंक्शन के लिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा, बेतहाशा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आते हैं और आपके पेपर में 4 नंबर के लिए भी आ रहे होंगे। अब देखो अब क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कहता है इंटीग्रेशन π/2 नेगेटिव π/2 की लिमिट्स आ रही है, आगे साइन की पावर 9x इंटू कॉस की पावर 6x इंटू dx। अब देखो क्वेश्चन देखते साथ ही मुझे अंदाजा हो गया कि भाई मेरी लिमिट्स सिमिलर तो हैं मगर कैसी हैं, अपोजिट हैं, यानी कि भैया मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर साइंस अपोजिट आ रहे हैं। तो सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी, ऑड या इवन फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा अगर ऑड या इवन फंक्शन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे सर, हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आए, सर अगर नीदर ऑड नीदर इवन बन जाओ, इस तरह की लिमिट्स आ रही हो, तो भाई फिर आप सिंपल इंटीग्रेशन भी अप्लाई करोगे, सिंपल लिमिट्स भी अप्लाई करोगे, फिर सिंपल वे में सॉल्व करोगे। ये शॉर्टकट कब के लिए होता है, ये कॉन्सेप्ट कब के लिए होता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर कि भाई अगर कभी भी आपके पास ऑड या इवन फंक्शन बन रहा होगा तो हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अब देखो चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो पहले आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए, कभी भी साइन के अंदर अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए, तो साइन की प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से अपने एंगल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। क्लियर है। अब इसी तरीके से कॉस की दुनिया में प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि कॉस उस नेगेटिव साइन को खा जाता है। वाइल टेंजन की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि टेंजन के अंदर कभी भी
नेगेटिव का एंगल आ जाए तो सेम उस साइन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा कि वो नेगेटिव के साइन को बाहर फेंकेगा और सिंपल तरीके से अपने एंगल के ऊपर इजीली अप्लाई हो जाएगा। और ये सेम प्रॉपर्टीज इनके रेसिप्रोकेटेड पार्ट भी फॉलो करते हैं, यानी कि सेम जो साइन की पावर नेगेटिव साइन नेगेटिव एक्स की प्रॉपर्टी होगा, ये सेम कॉसेक भी फॉलो करेगा, यानी कि कॉसेक के अंदर भी यही होगा। कॉसेक में अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कॉसेक सिंपल फंक्शन पे अप्लाई होगा। सेम काम कॉस का रेसिप्रोकेटेड पार्ट करेगा, जिसको हम सेक कहते हैं। सेक के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी टेंजन, जो टेंजन की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी कॉट पे अप्लाई होगी। तो रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी अगर आपके पास साइन के अंदर नेगेटिव का एंगल आ रहा है तो साइन की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देगा, सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। सेम चीज कॉसेक करता है। कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कॉस में नेगेटिव का अगर एंगल आ जाए तो कॉस सिंपल तरीके से उस नेगेटिव साइन को खा जाता है और सिंपल एंगल पे अप्लाई हो रहा होता है। सेम काम सेक करता है। टेंजन में अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो बेटा नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और टेंजन सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है, और ये सेम काम कॉट भी अप्लाई करता है। अब देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अक्सर बच्चे में फंस जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से आपको समझा दूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब देखो अगर ये पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्वेश्चन को तरीके से एक दफा कॉपी डाउन करा करो हमेशा। अगर 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैंने एक दफा एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। एक दफा हम लोगों ने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। साइन इंटू 9 की पावर एक्स, और आगे क्या है, आगे आ रहा है कॉस की पावर में 6x इंटू dx। अब मुझे चेक करने आया ये फंक्शन ऑड है या इवन है, क्योंकि देखो मेरे पास लिमिट्स देख के मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि लिमिट्स मेरे पास चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है मगर उनकी जो साइंस आ रहे हैं दे आर दी अपोजिट वन। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीकेकार के हम ऑड इवन की टेस्ट करवाएंगे। ऑड इवन टेस्ट कैसे करवाएंगे, सबसे पहले जो भी मेरा फंक्शन आ रहा है उसको एफ के बराबर कंसीडर कर लूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन के अलावा जो भी चीज आ रही है उसको मैंने एफ के बराबर कंसीडर कर लिया। तो ये बन जाएगा साइन की पावर 9x, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा कॉस की पावर 6x इंटू, सिंपल ये चीज आ जाएगी। आपने इंटीग्रेशन के अलावा जो भी टर्म आ रही है उसको फंक्शन कंसीडर कर लिया। अब मुझे चेक करने आया ये ऑड है या इवन है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, अपना इनपुट दूंगा नेगेटिव की वैल्यू। तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा नेगेटिव का एक्स। तो साइन की पावर में देखो 9 है और अंदर एंगल क्या हो गया, नेगेटिव का एक्स इंटू कॉस का कॉस एज इट इज। और देखो अगेन अगेन बात जरा समझो, बात बड़ी लॉजिकल है कि भाई कॉस की पावर में 6 एज इट इज और एंगल क्या कर दिया हम लोगों ने नेगेटिव, क्योंकि ऑड इवन टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो मुझे ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव की अगर वैल्यू है, साइन में कभी भी नेगेटिव की अगर वैल्यू है तो साइन क्या कर देगा, नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देगा और सिंपल तरीके से अपने एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। मगर बाहर पावर कैसी है, 9 का 9, क्योंकि बाहर पावर है ना 9, साइन के ऊपर पावर थी 9। सिमिलरली कॉस के अंदर क्या होगा, कॉस में भी यही काम होगा कि भाई देखो कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को खुद ही खा जाता है। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, कॉस एक्स, और सिंपल तरीके से बाहर पावर किया 6 का 6। देखो एक मेरे पास ऑड पावर है, ऑड पावर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देता है, कुछ नहीं करता। और इवन पावर सिंपल तरीके से नेगेटिव साइन अगर कहीं पे होता है, इवन पावर आ रही होती है, इवन पावर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो अल्टीमेटली मेरा एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये मेरा बन गया कि एफ इंटू नेगेटिव का एक्स इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सिंपल नेगेटिव का साइन एक्स, और आगे क्या होगा, आगे होगा हमारे पास कॉस की पावर 6x है ना। तो ये मेरे पास देखो वापस से बन गया। अब अगर आप गौर से देखो तो बेसिकली आपके पास ये क्या बन गया, जब मैंने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डाली तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। क्योंकि देखो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन था ना, साइन की पावर 9x इंटू कॉस की पावर 6x, तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था। तो हमारे पास देखो क्या बन गया, फंक्शन में जब नेगेटिव की वैल्यू डाली तो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ गया। यानी कि ये मेरे पास जो कैसा क्वेश्चन गिवन था, ये ऑड फंक्शन का क्वेश्चन गिवन है। और हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में कभी भी अगर ऑड फंक्शन का क्वेश्चन गिवन हो, अगर आपके पास जो लिमिट्स आ रही हो एक दूसरे के एक्जैक्टली अपोजिट हो, एक्जैक्टली अपोजिट का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सिमिलर है मगर साइन उनके डिफरेंट है, और ये फंक्शन पे अप्लाई हो रही है और फंक्शन ऑड हो, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है, जीरो के बराबर। तो इसका मतलब डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। लोग कहते हैं मुश्किल इंटीग्रेशन, अरे भाई बताओ कहां मुश्किल है, जहां मुश्किल लगती है उसको मेरा चैनल का लिंक शेयर करो बेटा, सही है ना बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर सेम तरह के लॉजिक दे रहा है। अगेन आप क्वेश्चन को देखते साथ ही पहचान जाओगे कहां पे अप्लाई हो रहा है, कि देखो आपके पास जो लिमिट्स गिवन है एक्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट गिवन है। इसका मतलब क्या है कि भैया सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे चेक करना पड़ेगा आया फंक्शन ऑड है या इवन है। कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन पहले करना है। तो भाई मैं क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर रहा दोबारा से, आप समझ जाओगे क्वेश्चन को एक दफा कॉपी करना है। अगर 4 नंबर के लिए आ रहा है तो आपने पहला स्टेप ही हमेशा ये करना होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन के अलावा वाला जो भी टर्म आ रही है उसका फंक्शन कंसीडर करना है। तो मैं कहता हूं कि भाई मेरा एफ एक्स आ रहा है किसके बराबर, एफ एक्स आ रहा है sec की पावर 8x, आगे आ रहा है सिंपल तरीके से बेटा टेंजन एक्स का टेंजन एक्स। अब मैं चेक करना चाहता हूं आया ऑड है इवन है, तो इवन ऑड का टेस्ट करवाएंगे। कैसे करवाते हैं, फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालेंगे, जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां नेगेटिव की वैल्यू डाल के चेक करेंगे। तो sec की पावर 8 और आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का x। आगे देखो टेंजन का टेंजन और अगेन x में क्या आ गया, नेगेटिव का x। अब गौर से देखो कि भाई मैंने आपको बात पढ़ाई कि जो काम कॉस करेगा सेम सेक करेगा। तो भाई कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नेगेटिव की अगर वैल्यू आती है तो कॉस नेगेटिव साइन को खा जाता है, सेम काम सेक करेगा। तो भाई सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया sec की पावर
8 इंटू एक्स का एक्स, क्योंकि नेगेटिव साइन खा जाएगा। और यहाँ पे देखो टेंजेंट की पावर पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। और टेंजेंट इंटू नेगेटिव एक्स क्या होगा, देखो टेंजेंट में कभी भी नेगेटिव का अगर एंगल आ जाए तो टेंजेंट उस नेगेटिव साइन को क्या करता है, पहले लिख देता है और सिंपल तरीके से अपने एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप और से देखो तो आपका एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया एफ इंटू नेगेटिव एक्स। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था, बिल्कुल था सर। तो ये यहाँ पे मैं अगर इसको रिप्लेस करवा दूं एफ एक्स से तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ इंटू नेगेटिव एक्स बेटा किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन की। इसका मतलब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो हमें ये बात मालूम है कि भाई कभी भी अगर लिमिट्स एग्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट होती है और कोई भी फंक्शन आ रहा होता है उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है, तो इसका डायरेक्टली आंसर बराबर होता है जीरो के। क्वेश्चन क्या हो गया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है बेटा। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, पेपर के अंदर ये आया हुआ है, पंजाब बोर्ड में भी है और एप्टीट्यूड साइड के ऊपर नस्ट के अंदर बहुत आया ये क्वेश्चन बाय द वे। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, क्वेश्चन की लॉजिक बहुत ही सिंपल सी, और अगर अभी तक आपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो बेटा काइंडली एप्टीट्यूड के बैचेस के अंदर आप एनरोल करवा सकते हैं। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी अपलोड करे हुए हैं, और अगर आप चाहते हो तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना, कंप्यूटर की, फिजिक्स की, मैथ्स की, बेसिक मैथ्स की, एडवांस मैथ्स की, फास्ट के लिए, नस्ट के लिए, आईबीए के लिए, तो भाई बहुत मामूली सी फीस होती है, उसमें तमाम चीज हम कवर कर रहे होते हैं, उसमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, अगेन क्वेश्चन को आप एडिट एक दफा उतारोगे, उसके बाद जो भी आपके पास टर्म्स आ रही है ना उनको एज अ फंक्शन लिख दोगे। तो मैं क्या कहता हूँ, एफ एक्स बराबर है किसके, इंटीग्रेशन के अलावा वाली वैल्यूज को मैंने फंक्शन के तौर पर लिख दिया, तो मैं कहूंगा कि एफ एक्स बराबर है किसके, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो मुझे चेक करना है आया ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे बेटा, फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू को डाल के चेक कर लेते हैं। एफ इंटू नेगेटिव एक्स क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से साइन का साइन ऊपर स्क्वायर आ रहा है और अगेन एक्स में आ जाएगा नेगेटिव का एक्स। सिमिलरली कॉस में करेंगे, कॉस के ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर, अगेन एंगल क्या बन जाएगा, नेगेटिव का एक्स। अब देखो बेटा हमें ये बात मालूम है कि साइन की ऑल्दो प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव की अगर वैल्यू आ जाए तो भाई साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को उठा के बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। मगर बाहर पावर कैसी है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस में कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो कॉस नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का कॉस एक्स और बाहर पावर स्क्वायर का स्क्वायर। अब गौर से देखो स्क्वायर कैसी पावर है, इवन पावर है, तो इवन पावर इस नेगेटिव साइन को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। तो आपके पास ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सिंपल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि मेरे पास जब मैंने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डाली तो ये आंसर आ रहा है। अब ये आंसर किसके बराबर है, देखो ये डायरेक्टली आपके पास डायरेक्टली जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था उसके बराबर है। यानी कि जब मैंने अपने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डाली, अब मैं अगर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करवाऊं तो किससे रिप्लेस करवाऊंगा, इस एफ एक्स से। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब मैंने अपने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डाली तो नेगेटिव की वैल्यू डालने पे मुझे वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन कैसा है, ऑड है, सॉरी इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन कैसा है, इवन है। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, आप लोग नेक्स्ट लाइन से करोगे बेटा, पेपर के अंदर हमेशा हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट किया करें, पेपर के अंदर गुजर मुजर करने की जरूरत नहीं है। भाई आपके फादर जो टैक्स देते हैं ना, आप जो बिरयानी के मसाले के ऊपर, चाट मसाले के ऊपर, बिजली के ऊपर टैक्स भरते हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो भाई आप 10-20 कॉपीज लो, कोई मना नहीं कर सकता। आई वाज आल्सो टॉपर एट माय टाइम, तो आई ऑलवेज रिकमेंड द स्टूडेंट्स कि भाई मैं अपनी स्ट्रेटेजीज हमेशा बच्चों से बताता हूं कि बेटा देखो अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी सारे बच्चों की पोजीशन आती हैं, उनमें एक चीज मैं उनको बहुत तरीके से गाइड करता हूं कि बेटा प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपके 80 प्लस नंबर है मैथ्स के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, किसी भी पेपर के अंदर, वो पेपर 3 से 4 दफा चेक होता है। देखो जिस बच्चे के भी 90 प्लस नंबर होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके पेपर को तो 4 से 5 दफा चेक किया जाता है, उसके पेपर को हमेशा 4 से 5 दफा चेक किया जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पेपर में अच्छे नंबर हैं और आप समझते हो कि आप अच्छे बच्चे हो, तो बेटा आपने अपने पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करनी है, सही है ना। हर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया करो खुदारा। अब देखो हमने क्या करना है, मुझे पता चल गया फंक्शन इवन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज वी नो डेट, एज वी नो डेट। अब मैं सिंपल प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखूंगा कि भाई हमें ये बात मालूम है कि एज वी नो डेट कि दुनिया के अंदर कभी भी, दुनिया में कभी भी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली एक दूसरे का अपोजिट होती है, लिमिट्स, और इंटीग्रेशन किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रही होती है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर बराबर होता है ट्वाइस टाइम्स अपनी इंटीग्रेशन को लिखेंगे, और उसके अंदर जो ऊपर वाली लिमिट होगी वो तो सिंपल जो भी मेरा कांस्टेंट वैल्यू थी, जो भी मेरी वैल्यू लिमिट गिवन थी वो होगी, और नीचे वाली लिमिट क्या होगी, जीरो के बराबर, और ये सिंपल मेरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो हमें इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, अब यहाँ पे यही काम करेंगे। अब देखो मेरा एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन क्या है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, और अपने ए के अंदर ए की वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से आई इज इक्वल टू टू का टू एज इट इज, टू फॉर्मूले का है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो ए का मतलब क्या है कि जो भी आपको कांस्टेंट गिवन था लिमिट्स के अंदर उसको एक बार लिखना है, तो मेरा एक बार लिखूंगा पाई बाय 2, नीचे जीरो का जीरो आ गया। और मेरा फंक्शन एफ एक्स क्या है, फंक्शन हमारा बराबर है सिंपल तरीके से किसके, ये बराबर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अब इसके ऊपर प्रॉपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर, मेरा बेटा बहुत सिंपल है कि भाई देखो मेरे पास साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, किसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएं। देखो हमारे पास बचपन से हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आ रहे होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कि भाई हमारे पास दुनिया के अंदर साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, भाई दुनिया में साइन डबल एंगल फॉर्मूला किसके बराबर होता है, भाई ये बराबर होता है हमारे पास बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा के, ऐसे ही है ना बेटा।
बेटा, किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा के। तो अगर आप देखो यहाँ पे मेरे पास साइन एंगल कॉस एंगल आ रहा है, साइन स्क्वायर एंगल कॉस स्क्वायर एंगल आ रहा है। तो अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा बना दूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के अंदर। अब मैं कैसे बनाऊं भाई, यहाँ पे देखो दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा, ताकि मैं स्क्वायर को भी बाहर रिमूव कर सकूं और अंदर फिर मैं फॉर्मुला अप्लाई कर सकूं। इस बात को समझ पा रहे हो मेरा प्यारा बेटा? हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है बहुत इजीली। तो क्या करेंगे सिंपल तरीके से कि मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 से डिवाइड करवाता हूँ अपने क्वेश्चन को, तो क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करवाता हूँ तो नीचे वाले 4 को मैंने बाहर लिखा और ऊपर वाले 4 को अंदर ले गया। और यहाँ पे अंदर ऑलरेडी क्या था, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर dx का dx, डी थीटा का डी, जो भी कह लो आपसे, है ना। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं इसको चेंज करवा के लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इन सबके जो स्क्वायर आ रहे थे उसको एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि देखो यहाँ पे मेरा डबल एंगल फॉर्मुला कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अगेन, अच्छा मैंने लिमिट्स नहीं लगाई, लिमिट्स अब लगा दो भाई, मैं साथ साथ मिस कर गया था। तो पाई बाय 2 और 0 की लिमिट्स है, पाई बाय 2 और 0 की लिमिट्स है, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, तो भाई लिमिट्स का साथ साथ ख्याल रखना है। अब देखो क्या बन जाएगा, ये मेरा डबल एंगल फॉर्मुला। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, डबल एंगल फॉर्मुला क्लोज हो रहा है। तो डबल एंगल फॉर्मुला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली साइन 2x का साइन 2x और बाहर पावर के अंदर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx का dx। अब देखो इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व करवाएंगे, फर्दर सॉल्व करवाना बहुत आसान है, हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सॉल्व किया है कि भाई हमें ये बात मालूम है कि भाई सिंपल तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, कभी भी साइन स्क्वायर और आपके पास साइन स्क्वायर एंगल आ जाए तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि ये बराबर होता है किसके, 1 माइनस का कॉस, 1 माइनस का कॉस और 2 का 2 एज इट इज फॉर्मूले का। और जो भी आपके पास यहाँ पे एंगल आता है बेटा बेसिकली वो जाके क्या करता है, इधर 2 से मल्टीप्लाई होता है और नीचे डिवीजन के अंदर 2 का 2 एज इट इज। तो हमने बेसिकली यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करवा के क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर लेना है। तभी मैंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा पेपर के अंदर पूछा जाता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से इसको अप्लाई करवाओगे, फाइनली इंटीग्रेशन अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करवाने के बाद तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, बाहर देखो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 का 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। और मेरी यहाँ पे लिमिट्स क्या आ रही है बेटा, लिमिट्स आ रही है हमारे पास पाई बाय 2 और 0। और फाइनली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले को अप्लाई करवाऊंगा। तो क्या बन जाएगा भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा होल पावर में स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास देखो 1 माइनस का कॉस 2 का 2 एंगल का। अब देखो मेरा यहाँ पे एंगल क्या है, मेरा एंगल 2x के बराबर है, तो जो भी एंगल आता है वो 2 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज आ गया इंटू dx का dx एज इट इज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कैसे करवाओगे, बहुत सिंपल है बेटा कि देखो हाफ का हाफ एज इट इज, और ये 2 जाके जब बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 के बराबर, सही है ना। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ऊपर आ रहा है पाई बाय 2, नीचे इधर 0 आ रहा है, और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस का cos 4x इंटू dx का dx। अब आपने इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर करवा देना है। ये बाहर जो 1/4 है इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स पाई बाय 2 एंड 0 एक दफा 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, और एक दफा ये इंटीग्रेशन पाई बाय 2 और 0 की लिमिट जाके अप्लाई हो जाएगी हमारे पास cos 4x इंटू dx के ऊपर। अब देखो सॉल्व कैसे करवाया जाएगा, सॉल्व करवाने की लॉजिक क्या है, ये है मेरे पास सिंपल 1/4 का 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब 1 पे अप्लाई होगी तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल x के बराबर। और जो भी आपकी लिमिट्स आ रही होती है जब इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देते हो ब्रैकेट के बाहर चली जाती है, साइन माइनस का साइन। अब देखो cos की पावर 4, cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है आपके पास पॉजिटिव का साइन, मगर मगर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं करवा दीजिएगा, अल्लाह का वास्ता है कि भाई, क्योंकि cos का यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, तो पहले एंगल का बाहर डेरिवेटिव लेकर आओगे। तो 1/4 का 1/4 मैंने बाहर लिखा, और सिंपल तरीके से चाहता तो डायरेक्टली कर सकता था, मगर अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली सॉल्व करना भाई, स्टेप्स के नंबर होते हैं, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली शो करवाना है कि आप पहले अपना डेरिवेटिव कंप्लीट करवा रहे हो। तो भाई देखो cos 4x का cos 4x और फिर एंगल का बाहर डेरिवेटिव लेकर आ गए इंटू dx का dx। अब फाइनली मैं यहाँ पे अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दूंगा, अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाऊंगा। तो क्या बन जाएगा, 1/4 का 1/4 ब्रैकेट का ब्रैकेट, और x के बाहर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या आ रही हैं, ये आ रही है मेरी लिमिट जो कि पाई बाय 2 एंड 0 है, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 4 एट इज एट इज। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा सकता हूं क्योंकि बेटा cos की इंटीग्रेशन तो पॉजिटिव का साइन होती है मगर एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, जो कि हम लोग फॉर्म करवा चुके हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास पॉजिटिव का साइन, और जो भी एंगल आ रहा है वो एट इज आ जाएगा, और आपकी लिमिट्स इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगी। तो पाई बाय 2 0 का 0, सिंपल है मेरा प्यारा बेटा। अब इसको सॉल्व करवा लीजिए, सबसे बाहर वाला 1/4 का 1/4 है, इट इज इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा सिंपल, मैं अपनी लिमिट्स को अप्लाई
करवाऊंगा तो इस फंक्शन के ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई होगी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, आगे क्या है नेगेटिव का 1/4, अगेन यहाँ पे भी लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो साइन 4x, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन का साइन 4 का 4, एक दफा मेरी अपर लिमिट आ जाएगी डेट इज π/2 माइनस का साइन, और एक दफा हमारे पास हो जाएगा साइन 4 का 4, और लोअर लिमिट किसके बराबर है, लोअर लिमिट हमारे पास बेटा बराबर है 0 के, सही है ना। अब इसको सॉल्व करवा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कैलकुलेटर के अंदर। कैलकुलेटर के अंदर भाई कभी भी साइन या कॉस में अगर पाई की वैल्यू डाल दो तो अपनी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया करो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की बेसिक ट्रिक होती है बेटा। क्लियर है, देखो 1/4 का 1/4 है, इट इज यहाँ पे हमारे पास आ रहा है π/2 का π/2, आगे क्या है नेगेटिव का 1/4, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 2 2 2 4, तो क्या बन गया साइन 2π, साइन 2π का मतलब क्या होता है साइन 360 डिग्री, साइन 360 का मतलब क्या है कि भाई आपके पास साइन 360 डिग्री के ऊपर हमेशा जो आंसर मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास 0 के बराबर आ गया, और साइन 0 भी किसके बराबर होता है, ये भी 0 के बराबर होता है। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, मेरी मैथ समझ जाइएगा बेटा, हमारी मैथ जो होती है वो नस्ट और फास्ट के लेवल की होती है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो मैं नॉर्मली अब कैलकुलेटर के बगैर ही सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, कल को अगर किसी एप्टीट्यूड की तैयारी करो तो रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड के अंदर इंटर से ए लेवल से एडवांस कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट आते हैं और हर बोर्ड के पेपर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब देखो इसको सॉल्व फर्दर कैसे करोगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो गया 1/4 का 1/4, आगे क्या हो जाएगा सिंपल π/2 का π/2, ये वाली पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, π/8 के बराबर। दैट वाज द लॉजिक, क्या आई वाज सेइंग कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था कि देखो इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। पूरी लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं कि देखो इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। अगर तो फंक्शन ऑड होगा डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 0 के बराबर, अगर फंक्शन इवन होगा तो फिर आप सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करोगे। ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि भी फंक्शन अगर इवन होगा तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है कि बेटा देखो हमारे पास सिंपल तरीके से एक बार 2 लिखा जाएगा, और जब 2 लिख दिया जाएगा तो फिर जो भी मेरी लिमिट गिवन थी वो ऊपर एक दफा लिमिट लिखी जाएगी पॉजिटिव के ऊपर, और जो मेरे पास लोअर लिमिट होगी वहां पे 0 आएगा, और फंक्शन को फिर सिंप्लीफाई करवाना होगा। सिंपल तरीके से फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर फाइनल लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम पेपर के अंदर आया हुआ है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन की लॉजिक लाजमी तौर के ऊपर मालूम होनी चाहिए। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है इंटीग्रेशन π/4 नेगेटिव का π/4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत आ रहा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है इंटीग्रेशन π/4 और नेगेटिव का π/4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अगेन देखो क्वेश्चन को देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि यार इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो लिमिट्स आ रही है वो एक दूसरे के टोटली अपोजिट लिमिट्स हैं, बराबर तो है मगर टोटली अपोजिट है कि साइन उनके अपोजिट है। तो भाई सबसे पहला काम ही क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना होगा, अपने फंक्शन को चेक करना है आया ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट का अपने क्वेश्चन को सबसे पहले एक दफा एडिट उतारना है। क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम सॉल्व करवा रहा हूं बेटा, मैं क्वेश्चन को बार बार नहीं उतार रहा होता क्योंकि हमारा टाइम जाया हो रहा होता है। तो आपने क्वेश्चन को एक दफा एडिट उतारना है, उसके बाद फंक्शन को चेक करना है आया इवन है ऑड। तो कैसे करेंगे, अपने जो भी इंटीग्रेशन के अलावा वाली टर्म्स आ रही है उनको एडिट एक दफा उतार दीजिए एफ के ऊपर। तो ये बन गया एफ इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से इवन ऑड का टेस्ट करवाना है। तो अपनी मैंने इनपुट रख दिया नेगेटिव का एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल टेंजेंट स्क्वायर इंटू नेगेटिव एक्स। अब देखो मुझे मालूम है टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट में कभी भी नेगेटिव की वैल्यू आ रही हो तो नेगेटिव का साइन बाहर चला जाता है और टेंजेंट सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। मगर चूंकि टेंजेंट स्क्वायर था तो बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या कर देगा, नेगेटिव साइन खा जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से एफ इंटू नेगेटिव ऑफ एक्स उसके बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स बेसिकली मेरा क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था। इसका मतलब क्या है कि भैया हमारा एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ इंटू नेगेटिव एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओरिजिनल फंक्शन के। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास एफ इंटू नेगेटिव एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओरिजिनल फंक्शन के। यानी कि मेरे पास फंक्शन कैसा फॉर्म हो रहा है, हमारा जो फंक्शन आ रहा है इट इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन आ रहा है मेरे प्यारे शागिर्दों, इवन फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, कि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, मैं लिखूंगा एज वी नो डेट कि भाई सिंपल तरीके से कभी भी फंक्शन इवन होता है तो भाई जो भी आपकी लिमिट्स होती हैं a इंटू नेगेटिव ए इंटू एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, फॉर्मूला अप्लाई होता है कि भाई 2 का 2 लिखोगे ट्वाइस टाइम्स ऑफ जो भी आपकी लिमिट आ रही है उसको एक बार ऊपर लिखोगे, नीचे वाली लिमिट 0 होगी और ये अपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दोगे और फिर सिंप्लीफाई करवाओगे। तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। तो भाई क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आई का आई, आई का मतलब इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल कहते हैं आई को। तो 2 का 2 मैंने लिखा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, देखो लिमिट्स क्या है π/4 दोनों लिमिट सेम ही है ना। तो भाई आप कोई सी भी π/4 को मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा 0। और जो भी फंक्शन आ रहा है उसको एडिट एक बार लिखो, फंक्शन क्या है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बन गया, ये बन गया आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन π/4 और 0 की लिमिट्स आ रही है और ये अप्लाई हो रहा है टेंजेंट स्क्वायर एक्स के ऊपर। देखो बेटा सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। हम लोगों ने काम क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करवा दो ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सिंप्लीफाई करवाएंगे एंड देन फिर फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स के लिए होता है। तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा आई का आई इक्वल टू के बाद टू का टू। अब देखो इंटीग्रेशन का भी फिलहाल इंटीग्रेशन एज इट इज पाई बाय फोर और जीरो। मुझे मालूम है टेंजेंट स्क्वायर एक्स को अगर मैं ब्रेक करवाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम पे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस का वन एज इट इज इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब फाइनली इंटीग्रेशन को हम बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर करवा देते हैं, तो टू का टू बाय एज इट इज एक दफा मेरी इंटीग्रेशन पाई बाय फोर और जीरो की लिमिट चली जाएगी मेरे प्यारे शागिर्दों सेक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन पाई बाय फोर और जीरो, और एक दफा मेरी इंटीग्रेशन चली जाएगी वन के ऊपर। तो हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मराहल के ऊपर चला जाए। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई का आई इक्वल टू के बाद टू का टू, सही है ना। अब देखो सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमें ये बात मालूम है कि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला किसके बराबर होता है बेटा, ये सिंपल तरीके से सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बराबर होती है दुनिया के अंदर हमारे पास टेंजेंट एक्स के बराबर। चूंकि इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी है तो मेरी जो लिमिट्स होंगी अभी ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी, तो पाई बाय फोर और जीरो और माइनस का साइन वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स के बराबर, चूंकि इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी तो ये सिंपल तरीके से यहाँ पे लिमिट्स मेरी आ गई, सही है ना। अब फाइनली आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा लेना है, तो बेटा देखो क्या बन गया, आई का आई इक्वल टू के बाद टू का टू, टेंजन एक्स के ऊपर जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करवा दूं क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से टेंजन पाई बाय फोर माइनस का टेंजन जीरो, क्योंकि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, फिर आगे भी सेम काम करवाएंगे माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एक्स के अंदर लिमिट चली जाएगी एक दफा अपर लिमिट, फिर एक दफा चली जाएगी लोअर लिमिट। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया आई का आई इक्वल टू के बाद टू का टू, टेंजेंट पाई बाय फोर दुनिया में बराबर होता है वन के, हमें बात मालूम है, टेंजेंट जीरो बराबर होता है किसके, जीरो के, और आगे क्या आ रहा है माइनस का पाई बाय फोर एडिट इसका एडिट, इसको सिंप्लीफाई करवा लो आपका फाइनल आंसर आ गया, ब्रैकेट को ओपन करवाओगे टू अंदर जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट शुड बिकम टू माइनस का पाई बाय टू। तो ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, जो बंदा आपसे कहते हैं ना कि मुश्किल क्वेश्चन है, उनको बताओ सर हाशिम ने कितने मदद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में लिमिट्स आ जाए टू और नेगेटिव टू, और मुझे फंक्शन गिवन है एक्स की पावर फोर प्लस का टू एक्स स्क्वायर, तो वैसे तो यार इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट चले मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अगेन सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखना है, अब पहले चेक करना है, क्योंकि देखो लिमिट जो मेरी आ रही है वो एक्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, तो इसका मतलब कि फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो भाई अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिखोगे, फिर फंक्शन को चेक करोगे आया इवन या ऑड, तो एफ एक्स की वैल्यू बराबर आ गई किसके, एक्स की पावर फोर प्लस के टू एक्स स्क्वायर के। क्लियर है बेटा। अब देखो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि बेटा हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कैसे करना है, कि भाई सिंपल तरीके से इवन ऑड का टेस्ट करना है, तो f इंटू नेगेटिव का x इक्वल टू के बाद x की पावर फोर में नेगेटिव का x की पावर फोर बन गया, फिर आगे प्लस का टू एक्स स्क्वायर, तो x के अंदर अगेन नेगेटिव की वैल्यू डालूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव x का होल स्क्वायर। अब देखो जब सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर मैं जाऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर फोर, क्योंकि देखो बाहर इवन पावर है, इवन पावर नेगेटिव साइन खा जाएगा, यहाँ पे भी देखो नेगेटिव एक्स के पावर स्क्वायर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी कि मेरा फंक्शन इंटू नेगेटिव एक्स किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर के बराबर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अब मैंने फाइनली यहाँ पे क्या करना है, अपनी पर्टिकुलरली मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसा फंक्शन बन रहा है, इवन फंक्शन बन रहा है ना, क्योंकि देखो f इंटू नेगेटिव का x इसके बराबर आ गया, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स है, तो f इंटू नेगेटिव एक्स बेसिकली बराबर आ गया एफ एक्स के। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये कि भैया मेरा नेगेटिव का फंक्शन किसके बराबर है, ओरिजिनल फंक्शन के, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो अब मैं सिंपल तरीके से बेटा क्या काम करूंगा, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा कि भाई सिंपल तरीके से मैं लिखूंगा as we know that, तो भाई क्वेश्चन नंबर थ्री के जितने भी आपके पास स्टार्टिंग के ऑड वाले पार्ट्स के अलावा जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं सारे बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए पांच नंबर का क्वेश्चन से लाजमी तौर पे आ रहा होगा। तो क्या लिखोगे भैया, कभी भी अगर आपके पास इवन फंक्शन होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ, ऊपर ए लिखा जाता है नीचे जीरो का जीरो इंटू फंक्शन का फंक्शन इंटू डीएक्स, तो हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सिंपल वे में बेटा इसको अप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे पास लिमिट क्या गिवन थी भाई, लिमिट हमारे पास यहाँ पे आ रही है टू और नेगेटिव का टू, चेक कर लिया मैंने। अच्छा भाई सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे किसके बराबर, भाई इतने मजे की चीज होती है लोग पता नहीं इंटीग्रेशन से क्यों भागते हैं बेटा। भाई अगर आपको ट्यूशन वाली बाजी या बाजी से समझ में नहीं आती है तो भाई रिकमेंड करो अपने दोस्तों को भी। तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से एक्स की पावर फोर प्लस का टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का डी एक्स, इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के बाद जाएगी, क्योंकि एल्जेब्रिक टर्म है तो ऑब्वियसली इट इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन एक दफा चली जाएगी टू और जीरो एक्स की पावर फोर के पास इंटू डी एक्स का डी एक्स, फिर एक दफा इंटीग्रेशन चली जाएगी प्लस के साइन के बाद, अगेन मेरी लिमिट्स हैं टू और जीरो किसके पास, टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के पास। अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा, एक्स की पावर फोर की इंटीग्रेशन होगी एक्स की पावर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव, और जो भी लिमिट्स आ रही हैं वो लिमिट्स ब्रैकेट के पास चली जाएंगी। टू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री के बराबर, अगेन जो भी लिमिट्स आ रही हैं वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगी, लिमिट्स क्या है टू और जीरो, सिंप्लीफाई करवा दोगे तो मेरा बेटा आंसर आ रहा होंगे हमारे कैसे, कि भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर ये टू जो आ रहा है बाहर एज इट इज का एज इट इज, मैं ये फाइव जो आ रहा है ना कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ वन डिवाइडेड बाय फाइव, और
सिंपल x की पावर 5 पे अपनी लिमिट को अप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, क्योंकि देखो लिमिट्स अप्लाई करवाने का फॉर्मूला सबको याद होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली मेरा प्यारे शागिर्दों प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3 को बाहर निकाल दिया और सिंपल तरीके से x2 पे भी अप्लाई करवा देंगे, तो x के ऊपर एक दफा अपर लिमिट आएगी, तो अपर लिमिट क्या है 2, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का 0 की पावर 3। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 एज इट इज, 1 डिवाइडेड बाय 5 का 1 डिवाइडेड बाय 5, 2 की पावर 5 होता है 32 यानी कि 32 के बराबर। आगे क्या है, प्लस का साइन है, 2 डिवाइडेड बाय 3 का 2 डिवाइडेड बाय 3 और 2 की पावर क्यूब क्या होता है 8 के बराबर। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे कैसे, बाहर वाला 2 अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो 32 टू जार 2 की पावर 5 6 बन गया, 64 होता है, 32 टू जार 64 होता है, डिवीजन में 5 का 5 आ गया, प्लस का 8 टू जार क्या होता है, 8 टू जार हमारे पास होता है बेटा, और से देखोगे 8 टू जार 16 बन गया, और जब 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो कैलकुलेटर आपको गिवन है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, कोई मैं तो डायरेक्टली भी करवा सकता हूं, मगर चूंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो मैं कैलकुलेटर पे कर लेते हैं भैया। क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सिंपल तरीके से 352 डिवाइडेड बाय 15। इस तरीके से सिंपली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। भाई कौन कहता है इंटीग्रेशन मुश्किल है, मुझे बताओ ना कौन कहता है, जो बंदा कहता है उसको बताओ सर हाशिम ने कैसे करवाई हुई है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। अरे भाई आसान नहीं था, आसान बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, क्लियर है। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को, एक इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन स्ट्रेटेजी है कि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर हमसे कहता है कि बेटा आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर में 3/2। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि फाइंड करके बताओ इंटीग्रेशन, अगर मैं लिमिट को अप्लाई करता हूं 3 और 0 और ये इस टर्म पे लिमिट अप्लाई हो रही है, कहता है इस फंक्शन को, ये फंक्शन आपको प्री डिफाइंड है, इसके ऊपर आपने इस वाली चीज को फाइंड करके सॉल्व करना है। अब देखो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझो कि आपको सॉल्व करने को दिया हुआ क्या है। आप डायरेक्टली इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते, आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई आपको ओरिजिनली ये टर्म गिवन थी। तो मुझे ओरिजिनली जो क्वेश्चन गिवन है मैं उसको लिखता हूं। मुझे ओरिजिनली क्वेश्चन गिवन है डी डिवाइडेड बाय डी एक्स, और यहाँ पे गिवन है एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर में 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारे पास सिंपल तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर मेरा बेटा आपको y की वैल्यू भी गिवन होती है, x की वैल्यू भी गिवन होती है, और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करवाते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करवा के, यानी कि डेरिवेटिव भी गिवन है, नॉर्मल वैल्यू भी गिवन है, अब उसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा के सॉल्व कर रहे होते हैं। आप एक जैसे टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, देखो dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हमारे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया d इंटू एक्स का x, और नीचे डिवीजन में क्या है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू के बाद देखो dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और होल पावर में देखो बेटा क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। अब देखो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर रहे होंगे, क्या लॉजिक होगी, लॉजिक बहुत सिंपल सी है। अब मैं फाइनली दोनों तरफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दूंगा, इंटीग्रेशन हमारे पास इस साइड पे भी अप्लाई हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर किसके ऊपर अप्लाई हो रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर इक्वल टू के बाद इंटीग्रेशन इधर भी अप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर में 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये वही टर्म बन रही है जिस टर्म को हमें फाइंड करना था, यानी कि मुझे इस टर्म को सॉल्व करना है, तो मेरे पास फाइनली ये वाली टर्म वैसी आ जाएगी जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए थी। तो हम लोग इसी चीज को वर्किंग कर रहे होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व आप कैसे करवाओगे, फर्दर सॉल्व करवाना इसको बहुत ही आसान है कि इंटीग्रेशन, अब देखो इस कंप्लीट टर्म पे कैसे अप्लाई होगी। देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये डी आ रहा है, डी का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का आपस में ताल्लुक क्या होता है, बोथ आर एंटी अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि डेरिवेटिव इज बेसिकली दी एंटी अपोजिट टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक और नाम होता ही क्या, एंटी डेरिवेटिव। देखो इंटीग्रेशन इस डी को काट देगी तो सिंपल यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू के इस तरफ ये वाली टर्म अभी फिलहाल एडिट रहने देंगे, ये क्या बन गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो जरा बात को समझो कि इसको मैं अपनी, अगर इसको अगर मैं तरीके से एक दफा लिखूं इस तरीके से कि मैं इस साइड्स इनकी चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर में क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डीएक्स। ये बेसिकली किसके बराबर है, यानी कि इस कंप्लीट टर्म की इंटीग्रेशन किसके बराबर है, एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर इसी टर्म की इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी, बिल्कुल इसी टर्म की फाइंड करनी थी, मगर यहाँ पे लिमिट्स भी गिवन है, तो आप बेशक यहाँ पे लिमिट्स का भी इजाफा कर दो। तो आपको पता है कि भाई अगर मैं लिमिट्स का इजाफा करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि भाई 3 और 0 की मेरी लिमिट्स आ रही है, तो 3 की लिमिट यहाँ पे है, 0 की यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है जब ये इस टर्म की इंटीग्रेशन है, जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई तो जाहिर सी बात है इसकी लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगी, इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, यहाँ पे आ
जाएंगी। देखो अब सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, लिमिट्स को अप्लाई करवा देना। लिमिट्स कैसे अप्लाई करवाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए। तो एक दफे इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का 3 का स्क्वायर। फिर माइनस के साइन के बाद एक दफा लोअर लिमिट डाल देंगे तो 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के 0 का स्क्वायर। तो ये वाली पूरी टर्म तो खत्म हो जाएगी। और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 प्लस का 9, यानी कि 1 प्लस का 10। 1 प्लस का 9 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आपके पास ये आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमने आज की क्लास में देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में चलो क्वेश्चन नंबर 5 और रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों से लाजमी तौर पे शेयर करना है। और स्पेशली तौर पे एप्टीट्यूड की तैयारी को करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बेटा इस दफा एनईटी का टेस्ट मई के अंदर है। और आपको ये बात का बड़ा ख्याल रखना है कि आपको लाजमी तौर के ऊपर एनईटी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी लॉजिक ये है कि बेटा आप लोगों ने उसके लिए एप्टीट्यूड के बहुत तरीके से तैयारी करनी। इधर आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो, इधर आप पर्टिकुलरली एप्टीट्यूड बैच को ज्वाइन करके तैयारी करते हो। एप्टीट्यूड बैच को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि बड़ी मिनिमल फीस होती है, और उसके अंदर तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज को हम टारगेट कर रहे होते हैं। चाहे नस्काप टेस्ट की तैयारी करो, फास्ट की टारगेट करो, एनईटी को, यूईटी को, दाऊद को, आईबीए को, इन सब की तैयारी बहुत एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हम करवा रहे होते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हो। अदरवाइज मेरे यूट्यूब के ऊपर तमाम लेक्चर्स अवेलेबल है मैथ्स के, मेरे बेटा उसको भी आप देख सकते हो। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।